सफर में हूँ बस कुछ दिन की काली रातें हैं, ये वर्दी तसल्ली तो तुझे पाकर होगी, ये तो महज मुलाकातें हैं। जय हिंद, राम राम, राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। होली का त्यौहार अच्छे से बीता होगा और जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से और न्यूज के माध्यम से आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जो पुलिस की वैकेंसी 26,500 उसका जो नोटिफिकेशन है मई में जारी हो जाएगा और उसका जो एग्जाम है जून या जुलाई में होगा आपका। ठीक, तो पढ़ाई को अपनी कंटिन्यू बनाए रखें और जैसा कि मैंने बताया था कि हिंदी के साथ साथ जीएस का एक टॉपिक लेके चलेंगे, तो उसमें हम संविधान और संविधान में आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग। ठीक, तो पुनः हम पढ़ाई के दौर में वापस लौटते हुए और आज जो हम जीएस का टॉपिक लेके चल रहे हैं, इसमें आज पहला जो टॉपिक रहेगा आपका संविधान का भाग, और संविधान के भाग के बाद संविधान की अनुसूचियां, और इस तरह से हम पूरा संविधान को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले संविधान के भाग में संविधान के भाग कितने हैं, किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद में संविधान के क्या दिया गया है। अगर आप संविधान में से उसके भाग और किस अनुच्छेद में कहां से कहां तक क्या दिया हुआ है, कौन से भाग तक कौन से अनुच्छेद हैं, और दूसरा उसके अनुसूचियां, ठीक, और लगभग 50-60 महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं वो याद कर लेते तो लगभग वनडे एग्जाम के लिए आपके लिए प्रॉपर हो जाएगा। ठीक, तो आज हम डिस्कस करेंगे संविधान के भाग। तो संविधान के भाग में टोटल कितने भाग हैं पूछा जाएगा, तो संख्या के आधार पे पूछे तो 25 है, लेकिन मूल संविधान में भी 22 थे और अब भी 22 है। अगर संख्या के या गिनती के आधार पे या गणना के आधार पे पूछेगा तो टोटल भाग कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। ठीक, वैसे कितने भाग हैं, तो संविधान में टोटल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। सबसे पहले देखेंगे भाग 1, और भाग 1 में क्या क्या कहा गया है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद कहां से है, 1 से लेकर 4 तक। ठीक, बड़ी ही एक कहानी टाइप से हम याद करेंगे और 2-3 बार आप वीडियो देखेंगे तो मैं आशा करता हूं आपको ये सारा सब कुछ याद हो जाएगा। रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस एक कहानी के माध्यम से इसे केवल पढ़ना है और सुनना है बस। ठीक, तो सबसे पहला है भाग 1, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 4 तक। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, इसका मतलब यह है कि जो भारत है या जो हमारा देश है, जिसे हम संघ नाम दे रहे हैं, भारत अर्थात इंडिया, जिसे हम क्या कह रहे हैं, संघ। संघ का राज्य क्षेत्र का मतलब विस्तार कहां से कहां तक होगा, या यूं कहें कि मान लो हमने कोई घर खरीदा या हमने कोई जमीन खरीदी या हमारा पुराना घर है, तो उसकी एक क्या कहते हैं, उसका क्षेत्र होता है, उसका एक क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो उसी क्षेत्रफल के बारे में जो बात कर रहा है भाग 1, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद कहां से है, 1 से लेकर 4 तक। ये कह रहा है कि जो हमारा देश है भारत, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, पूरब से पश्चिम से कहां से कहां तक इसकी सीमाएं हैं। तो भाग 1, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो पहला भाग तो हमने पढ़ लिया, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र मतलब भारत का विस्तार कहां है या हमारा जो घर है उसकी सीमाएं कहां से कहां तक है। ठीक, दूसरा भाग है नागरिकता। नागरिकता कहां से कहां तक है, भाग अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। इसे कैसे समझेंगे, जैसे मान लो घर है और घर में रहेगा कौन या घर में रहने वाले लोग कौन होंगे, तो किसी ने कहा कि घर में रहने वाले लोग नागरिक होंगे, तो बताया नागरिक कौन होंगे, तो कहा गया कि जिनके पास भारत की नागरिकता होगी या जो पहले से ही 1947 से पहले से भारत में रह रहे हैं वो भारत के नागरिक होंगे, या जो भारत में दोबारा से वापस आएंगे या दूसरे देश से आएंगे उनके लिए अलग अलग नागरिकता के प्रावधान है। तो पहला भाग मतलब हमारा घर और दूसरा घर में रहने वाले नागरिक। ठीक, कि घर में कौन कौन व्यक्ति रहेगा, ऐसा तो नहीं कि घर में कोई भी बाहर का व्यक्ति आके रहने लगे। तो उसके लिए क्या है, भाग 1, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र मतलब हमारा घर कहां से कहां तक है, हमारे घर की सीमा क्या है। दूसरा, घर में रहने वाले लोग कौन होंगे, तो बताया कि घर में रहने वाले जो लोग होंगे वो कौन होंगे, इस देश के नागरिक होंगे। ठीक, तीसरा क्या है, मौलिक अधिकार। कहां से कहां तक है, 11 से लेकर 35 तक। ठीक, अनुच्छेद अभी आपको इतनी जल्दी याद नहीं होंगे, अभी आपको केवल ध्यान इस पे देना है कि किस भाग में क्या दिया गया है। तीसरा भाग मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का मतलब यह है कि जो हमने घर बनाया, घर में रहेगा कौन, नागरिक रहेंगे। घर में रहने वाले नागरिक कैसे रहेंगे, क्या जानवरों की तरह रहेंगे, तो बोले नहीं, जानवरों की तरह नहीं रहेंगे, उनके लिए हम कुछ अधिकार दे रहे हैं। तो वो अधिकार ही क्या कहलाते हैं, मौलिक अधिकार। कि प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक नागरिक को जो अधिकार दिए गए हैं वो क्या कहलाते हैं, मौलिक अधिकार। तो हमारे घर में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को उसके अधिकार है कि वो क्या कर सकता है या क्या उसके अधिकार है, उन्हीं को कहते हैं मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 11 से लेकर 35 तक। ठीक, अब राज्य भाग 4 में दिया है राज्य की नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक। अब भाग जो अधिकार थे वो 2 तरह के अधिकार, एक तो मूलभूत अधिकार मतलब ऐसे अधिकार जो हर इंसान को या हर व्यक्ति को या हर नागरिक को बहुत ही जरूरी है, मतलब किसी देश में रह रहे हैं तो उसके लिए इतने अधिकार तो चाहिए ही चाहिए, तो वो तो थे मौलिक मतलब मूल अधिकार जिसे कहते हैं। अब दूसरी तरह के अधिकार जो सरकार के ऊपर निर्भर कर रहे हैं या जो शासन प्रशासन व्यवस्था है उसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भी क्या है, एक प्रकार के अधिकार ही है, लेकिन ये उतने जरूरी नहीं है जितने मौलिक अधिकार जरूरी हैं। ठीक, तो इन्हें क्या नाम दिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
ये किस पे निर्भर करेंगे? ये सरकार की सुविधा पे या जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनकी सुविधा पे निर्भर करेंगे। अगर उनके पास सुविधाएं हैं तो आपको दी जाएंगी, नहीं सुविधा है तो नहीं दिया जाएगा। इसके लिए किसी भी नागरिक की कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है। मौलिक अधिकारों के लिए प्रत्येक नागरिक की क्या होती है? अधिकार होता है। इसीलिए उसे क्या रखा गया है? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार हम जिन्हें कहते हैं। तो पहला हमारा घर में रहने वाले नागरिक, और नागरिकों को दो तरह के अधिकार, एक तो मौलिक अधिकार जो बेहद जरूरी है, और दूसरे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो जैसे मान लो घर में जो व्यक्ति है उसकी इच्छा पे निर्भर करेंगे, या हमारे जो मम्मी पापा हैं जो घर में पेरेंट्स होते हैं उनकी इच्छा पे जो निर्भर कर रहे हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और मौलिक अधिकार जो घर के प्रत्येक नागरिक के ऊपर मतलब निर्भर कर रहे हैं कि हमें ये चाहिए ही चाहिए। ठीक, भाग अगला कौन सा? भाग 4 का, जिसमें भी का जुड़ा होगा, खा जुड़ा होगा, तो इसका मतलब ये बाद में जोड़े गए। ठीक, मूल संविधान में सम्मिलित नहीं थे। तो भाग 4 का में क्या है? मौलिक कर्तव्य 51 का एक ही अनुच्छेद में दिए गए हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब प्रत्येक नागरिक के अधिकार हो गए, लेकिन प्रत्येक नागरिक के अधिकार के साथ साथ क्या होना चाहिए? कुछ कर्तव्य होना चाहिए। किसके प्रति? अगर वो घर में रह रहा है तो घर के प्रति, समाज में तो समाज के प्रति, देश में है तो देश के प्रति या अपने राष्ट्र के प्रति। तो जिस तरह से संविधान सभा में थे सभी लोग उपस्थित थे, किसी ने कहा कि सबको अधिकार दे दिए गए, अब ऐसा है अधिकार के साथ साथ प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी होता है, तो उनके लिए मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने हैं? 11 हैं। तो भाग 4 का में क्या है? 11। वो भाग 4 का में 11 हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। ठीक, उसके बाद कौन सा है? अब यहां तक हमें याद करना है पहले, बस कहां से कहां तक? 1 से लेकर 4 का तक। 1 से लेकर 4 का तक केवल किसकी बात कर रहा है? भारत में रहने वाले लोग, हमारा घर मतलब भारत, और उसमें रहने वाले लोग मतलब हमारे घर में कौन कौन रहेगा, उनके अधिकार क्या होंगे और उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी। ठीक, मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या है कि उनकी जिम्मेदारियां क्या है हमारे देश के प्रति। ठीक, या घर में है तो हमारे घर के प्रति जिम्मेदारियां क्या है, तो वही क्या है? मौलिक कर्तव्य। अब पहले हम 1 से लेकर 4 तक याद रखेंगे। संघ एवं राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस पे निर्भर करेंगे? सरकार पे निर्भर करेंगे, या जो शासन व्यवस्थाएं होंगी उन पे निर्भर करेंगे। मौलिक कर्तव्य प्रत्येक नागरिक होगा देश के, उसके जो कर्तव्य हैं, जिम्मेदारियां हैं देश के प्रति, वो क्या कहलाएंगे? मौलिक कर्तव्य कहलाएंगे। अब हम कहां से प्रारंभ कर रहे हैं? भाग 5 से। 5 से जब हम प्रारंभ कर रहे हैं तो किसी जो मान लो संविधान सभा थी उसमें सभी लोग उपस्थित थे, जगह जगह से लोग आए थे, देश के हर एक कोने से, हर एक वर्ग से, हर एक समुदाय के लोग उसमें उपस्थित थे, इकट्ठा किए गए थे या जोड़े गए थे, ये कह सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं बनाएंगे कि जो भारत में एक तो हमने घर बना लिया, इसमें लोग रहेंगे, इनके अधिकार होंगे, इनके क्या होंगे? कर्तव्य होंगे। अब जो लोग रहेंगे इनको मतलब ऐसा तो है नहीं कि घर में एक जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए। अब घर में जब कोई जिम्मेदार नहीं होगा तो कहते हैं बिना राजा की फौज वाला हिसाब हो जाएगा। ठीक, तो ये बिना राजा की फौज वाला हिसाब ना रहे, या हमने जो आजादी से पहले बहुत सारी कठिनाइयां झेली थी, जो हमारे पास एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी, उसको बनाने के लिए या हमारे पूरे देश के लिए प्रशासनिक व्यवस्था हो, उसके लिए हमने क्या जोड़ा? भाग 5। और भाग 5 में क्या है? संघ। संघ यहां भी आप पढ़ेंगे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यहां केवल संघ, यहां केवल राज्य, और संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक, संघ का अर्थ क्या है कि जो पूरा भारत है इसके प्रशासन की व्यवस्था, उसी को क्या कहते हैं? संघ। मतलब पूरा देश क्या कहलाएगा? संघ कहलाएगा। और उसके प्रशासनिक की व्यवस्था कैसे की जाएगी, या उसकी जो प्रशासन की व्यवस्था उस पर किस तरह से व्यवस्थाएं बनाई जाएगी, उसे संचालित करने के लिए, पूरे देश के शासन के लिए, उसे क्या है? संघ कहते हैं। कहां से? 52 से लेकर 151 तक। अब भाग 5 से हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रशासन की। ठीक, तो किसी सदस्य ने हाथ खड़ा किया, बोला ऐसा नहीं है कि कोई भी एक व्यक्ति पूरे देश पे शासन नहीं कर सकता। ठीक, या यूं कहें तो पूरा कोई एक व्यक्ति देश पे शासन नहीं कर सकता, या इस तरह की व्यवस्थाएं देखना मुश्किल होगा। तो उसके लिए संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे या जो दूसरे सदस्य थे उन्होंने सुझाव दिया कि जो देश है हम उसे छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दे रहे हैं, बांट दे रहे हैं, उन्हीं को कहेंगे राज्य। ठीक, तो एक तो हम पूरे भारत के लिए शासन व्यवस्था बना रहे हैं, प्रशासन व्यवस्था बना रहे हैं, उसे क्या कह रहे हैं? भाग 5 में संघ। अब उसको हम छोटे छोटे भागों में क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। किसमें? राज्यों में। उसी को क्या कहते हैं? राज्य। ठीक, उसी को क्या कहते हैं? राज्य। तो पहले भाग 5 में पूरे देश के शासन की व्यवस्था, भाग 6 में हमने भारत को छोटे छोटे राज्यों में क्या कर दिया? विभाजित कर दिया, और उसमें जो प्रशासन की व्यवस्था है कहां से कहां तक? आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक। आर्टिकल 152 से लेकर कहां से? 237 तक। ठीक, अब इसमें एक भाग 7 है, प्रथम अनुसूची के भाग खा के राज्य, जो 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसे क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया, या इसे कहते हैं निश्चित। तो इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। विशेष प्रकार के राज्य हुआ करते थे, प्रथम अनुसूची के भाग खा के राज्य, उन्हें समाप्त कर दिया गया। ठीक, तो इसे अगर हम छुपा लें तो सबसे पहले संघ, उसके बाद राज्य। अब कौन सा आया? भाग 8,
7 को पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो भाग 8 में क्या है, संघ एवं संघ राज्य क्षेत्र। ठीक, तो दो तरह के राज्य होते हैं भारत में, एक तो पूर्ण राज्य जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, दूसरा होता है केंद्र शासित प्रदेश, उन्हें कहते हैं संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र में जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, वो क्या कहलाएंगे, सारे संघ राज्य क्षेत्र। तो पहले देश की पूरे भारत की शासन व्यवस्था, फिर जो पूर्ण राज्य है उनकी भी शासन व्यवस्था, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है। उसके बाद भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों की शासन व्यवस्था। तो भाग 5 में पढ़ रहे हैं शासन व्यवस्था। ठीक, तो राज्य की होगी, अब यहाँ पे क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों की शासन व्यवस्था। कहां से कहां तक, 239 से लेकर 242 तक। ठीक, तो ये किसकी बात कर रहे थे हम, प्रशासन की। फिर किसी सदस्य ने हाथ खड़ा किया, बोला ऐसा नहीं हो सकता कि राज्यों को लिए मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं चला सकता, राज्यों के लिए भी क्या चाहिए, अलग अलग प्रखंडों में बांटा जाए या छोटे छोटे भागों में बांटा जाए, या जो गांधी जी का सपना था स्थानीय स्वशासन वाला, उस स्थिति को क्लियर किया जाए। स्थानीय सुशासन का मतलब यह है कि जहां के लोग हैं वो अपने लिए कुछ नियम बना सकें। इसके लिए हमने क्या जोड़ा, भाग 9 में पंचायतें। ठीक, तो पहले पूरे देश के शासन की बात, छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया, राज्य दो तरह के, पूर्ण राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अब राज्यों में भी क्या हमने डिवाइड कर दिया, छोटी छोटी पंचायतें। पंचायतें कहां काम करेंगी, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये कहां से कहां तक है, 243 से लेके 243 तक ये पंचायतों के बारे में बात कर रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो अपने लिए कुछ नियम बना सकें, अपने लिए प्रशासन व्यवस्था बना सके। जब पंचायतों का जो कार्य क्या कहते हैं प्रयोग सफल हुआ, तो शहरी क्षेत्र के लिए क्या जोड़ा गया, नगर पालिकाएं। तो भाग 9 का ये बाद में जोड़ा गया है, नगर पालिकाएं 243 से लेकर 247 या और 6 तक। ठीक, उसके बाद सहकारी समितियां। सहकारी समितियां क्या होती हैं, एक फर्म टाइप की होती हैं जो लोन वगैरह देती हैं, जैसे भूमि विकास कराती हैं, लोन देती हैं कृषि के क्षेत्र में, डेयरी के क्षेत्र में, वो क्या कहलाती हैं, सहकारी समितियां। तो 9 खामी क्या जोड़ा गया, सहकारी समितियां 2011 में जोड़ा गया इसे। ठीक, उसके बाद कौन सा आता है, भाग 10। अब हम भी किसकी बात कर रहे हैं, प्रशासन की बात कर रहे हैं। पहले पूरे देश की प्रशासन, फिर राज्यों के प्रशासन की, राज्यों को भी छोटे भागों में बांट दिया, पंचायतें, नगर पालिका, सहकारी समितियां, उनके प्रशासन की बात कर रहे हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी एक क्षेत्र बन जाता है जिसे कहते हैं अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र, जहां देश के जो सारे नियम कानून है वो उस तरह से लागू नहीं किए जा सकते, या यूं कहें कि जो जनजाति क्षेत्र होते हैं उनके लिए प्रशासनिक व्यवस्था अलग से बनानी पड़ती है। तो ये भी किसकी बात कर रहा है, भाग 10, अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रशासनिक व्यवस्था की, 244 से लेकर 244 का तक। ठीक, उसके बाद संघ एवं राज्य के मध्य संबंध। अब पहले हमने कहां तक याद रखे हैं, 4 तक, अब कहां तक याद रखना है, केवल 10 तक। कहां तक, 10। ठीक, पूरे भारत के प्रशासन की बात, छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया, दो तरह के राज्य, पूर्ण राज्य, संघ शासित प्रदेश। उसके बाद राज्यों को भी छोटे भागों में बांट दिया, पंचायतें, नगर पालिका, सहकारी समितियां, और कुछ बचे हुए क्षेत्र थे जिन्हें कहते हैं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। ठीक, अब हमने पूरा बंटवारा कर लिया, तो ये कहते हैं कि बंटवारे के बाद ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग हो जाएंगे, संघ अलग हो गया। यहां से क्या लग रहा है, भाग 5 से लग रहा है संघ अलग हो गया, राज्य अलग हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या जोड़ा, भाग 11, और भाग 11 में क्या है, संघ एवं राज्य के मध्य संबंध। कि कहीं ऐसा ना हो दोनों अलग अलग बट के काम करें और दोनों आपस में क्या हो जाए, टकरा जाएं। इसके लिए हमने संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध कि किस क्षेत्र में कौन कानून बनाएगा, किस क्षेत्र में कौन कानून बनाएगा, इसके लिए हमने क्या जोड़ा, क्या भाग 11, संघ एवं राज्य के मध्य संबंध, 245 से लेकर कहां तक, 263 तक। ठीक, उसके बाद भाग 12। भाग 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं बाद। ठीक, इसमें जो वित्त मामले होते हैं, जो संविदाएं से संबंधित मामले होते हैं, उनको जोड़ा गया है भाग 12। तो 12 से आप याद रख सकते हैं, 12 से 12 और 12 से वित्त, 12 से 12 और 12 से ही क्या है, वित्त। तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं बाद किसमें है, भाग 12 में है। अनुच्छेद 264 लेकर कहां तक है, 300 का तक। ठीक, इसमें किसको रखा गया है, जैसे हमारा एक मौलिक अधिकार था, संपत्ति का मौलिक अधिकार, उसे हटा के किसमें जोड़ दिया गया, भाग 12 में, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अनुच्छेद कौन सा था, वो 300 का था। ठीक, तो इसमें किसका है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं बाद। या इस तरह समझ लें कि घर में बंटवारा हुआ, बंटवारे में वित्त, संपत्ति, संविदाएं मतलब पैसा और संविदाएं अलग अलग, मतलब बात विवाद हुआ और बंटवारा हो गया, तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं बाद मतलब अलग अलग बंटवारे के साथ अलग अलग क्या हुआ, बंटवारा हो गया, राज्यों का अलग, केंद्रों का अलग। उसके बाद आता है भाग 13, और भाग 13 क्या है, भारत में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। कि भारत में आप कहां कहां व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य मतलब वो व्यापार से संबंधित है, समागम मतलब घूम सकते हैं। ठीक, तो भाग 13 किसके बारे में कर रहा है, पूरे भारत में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की बात कर रहा है। आर्टिकल कौन सा है, 301 से लेकर 307 तक। ठीक, अब इस
इस तरह समझ लो कि संघ एवं राज्य के मध्य संबंध हुआ, उसके बाद एक जैसे बंटवारा हो गया, बंटवारे में किसी को वित्त संपत्ति संपदा मिल गई, उसने क्या किया, घर में दो भाई थे तो दूसरे ने क्या किया, व्यापार शुरू कर दिया। अब भाग 14 में संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं। अब ऐसा ना हो दोनों की सेवाएं आपस में टकरा जाए, या दोनों ये एक ही क्षेत्र में व्यापार, ऐसा होता ना कि घर में दो भाई हैं, अब दोनों भाई एक ही चीज का बिजनेस करने लगे तो दोनों के अधिकार क्षेत्र क्या होंगे, टकराने लगेंगे। या दोनों भाई आपस में सामने ही एक दूसरे की दुकान खोल लें और एक ही बिजनेस खोल लें तो क्या हुआ, टकराने लगे। इसी तरह समझ लो संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं, आर्टिकल 308 से लेकर 323, मतलब किस क्षेत्र में कौन काम करेगा, किस क्षेत्र में संघ काम करेगा, किस क्षेत्र में राज्य काम करेगा, वो हम कहां बात कर रहे हैं, भाग 14 में। ठीक, उसके बाद भाग 14 का क्या कह रहा है, अधिकरण 323 का से 323 खा। अधिकरण क्या होता है कि कुछ संसद के पास ये शक्ति दी जाती है कि वो ऐसी संस्थाओं का क्या कर सके, गठन कर सके जो बहुत सारे विवादों को निपटारा करने के लिए। ठीक, तो इसमें कौन होता है, इसे न्यायाधिकरण भी कहते हैं, रिटायर्ड जज वगैरह इसमें शामिल होते हैं। 14 का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगला महत्वपूर्ण कौन सा है, निर्वाचन। ठीक, निर्वाचन भाग 15 324 से लेकर 329 तक, ये किसके बाद 329 का आता, किसके बारे में बात कर रहा है, निर्वाचन के बारे में बात कर रहा है। ठीक, जैसे घर में दो भाई हैं और दो भाइयों में बंटवारा हुआ, पहले हमने क्या देखा, बंटवारा हुआ है ना, बंटवारे के बाद एक को संपत्ति संविदाएं बाद मिल गया, उसने क्या किया, अपना व्यापार शुरू कर दिया। अब दूसरा भाई क्या है, अब दोनों भाइयों की पिताजी ने क्या की, सेवाएं बांट दी कि तुम इस क्षेत्र में व्यापार करो, तुम इस क्षेत्र में व्यापार करो, भाग 14 हो गया। उसके बाद अब घर में क्या हुआ, मालिक कौन रहेगा घर का। ठीक, तो मालिक कौन रहेगा, इसके लिए घर वालों में क्या हुआ कि इसका निर्वाचन कराया जाए। ऐसा तो है नहीं कि बड़े भाई को ही मालिक बना दिया, ये कोई जरूरी नहीं है, तो कहा ऐसा करो निर्वाचन करवा लो घर में, जिसके पास ज्यादा वोट आ जाए या घर के जितने ज्यादा लोग जिसके समर्थन में आ जाए उसी को मालिक बना दिया जाएगा। भाग 15 निर्वाचन 324 से लेकर 323 का। ठीक, 329 का। अब इसमें क्या हुआ, ऐसा समझ लो कि घर में छोटा वाला भाई था, वो कौन बन गया, घर का मालिक बन गया। निर्वाचन में कोई भी बन सकता है, जरूरी नहीं बड़ा भाई बने, तो छोटा भाई क्या बन गया, मालिक बन गया। अब जब छोटा भाई मालिक बन गया तो क्या हुआ, छोटा भाई बाहर से पढ़ के आया हुआ है, मान लो कहीं विदेश से पढ़ के आया, और बड़ा भाई यहीं रहता है, भारत में ही पढ़ा लिखा है, छोटा भाई बाहर से पढ़ के आया है, कहीं जर्मनी वगैरह से इंग्लिश बोलता है, और वो भी इंग्लिश कौन सी, फॉरेन वाली। ठीक, भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किसमें, भाग 16 में। अब छोटा वाला भाई कहां की इंग्लिश बोल रहा है, जर्मनी वाली, और बड़े भाई बड़े परेशान है, तो पापा ने क्या किया, नियम लागू कर दिया कि जब भी तुम घर में रहोगे तो घर के ये सदस्य नाम बता दिए कि बड़े भाई हैं, दादा दादी हैं, इनसे हिंदी में बात करोगे। ठीक, तो वही कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक, घर में क्या कर दिया गया प्रावधान कि तुम कहीं भी कुछ बोलो, लेकिन घर जब भी आओगे तो घर में क्या बोलोगे, हिंदी बोलोगे। तो कुछ वर्ग मतलब घर में जो और वर्ग हैं जो इंग्लिश नहीं जानते हैं, उनके लिए विशेष उपबंध कर दिया। ठीक, अब भाग 17 क्या है, राजभाषा। छोटा भाई भी बड़ा चालाक, बोला ठीक मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा, लेकिन इंग्लिश बोलेगा कौन, हिंदी कौन सी बोल रहा है, विदेशी वाली हिंदी। अब वो विदेशी हिंदी बोल रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रही, यहाँ कौन सी बोल रहे हैं, लोकल वाली। ठीक, तो भाग 17 में पापा ने फिर से एक तमाचा वाला बोला, राजभाषा बोल। राजभाषा समझे तो जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो हिंदी है, शुद्ध हिंदी है, जो खड़ी हिंदी हम जिसे बोलते हैं, वो वाली। ठीक, अब फिर से छोटे भाई को समझाएगा कि घर में तुम भाषा जो हिंदी बोल रहे हो वो वाली किसी को समझ में नहीं आ रही है, तुम्हें कौन सी बोलनी है, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारी राजभाषा है उसे बोलना है, खड़ी हिंदी बिल्कुल। ठीक, भाग 17 में क्या कर दिया, राजभाषा। अब क्या हुआ, दोनों भाइयों में बंटवारा हुआ तो दोनों बिल्कुल एकदम से क्या है, खपा, एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे। तो पापा ने बिठाया और समझाया भाग 18 में कि जब भी आपात उत्पन्न हो कि कोई भी पड़ोसी हमला करे तो साथ में लड़ना है। ये नहीं कि छोटा भैया जिम्मेदार है तो वही पहले लड़ने जाएगा, पीट पाट के निकल जाएगा पड़ोसी सबको। इसलिए क्या करना है, दोनों को साथ साथ लड़ना है। भाग 18 में आपात उत्पन्न 352 से 360 कि तुम्हें बंटवारा तो हो गया, छोटा भाई जिम्मेदार भी हो गया, लेकिन जब भी आपात आए तो दोनों को क्या है, साथ में लड़ना है। भाग कौन सा है, 18 है। ठीक, उसके बाद आता है भाग 19। 19 किसके बारे में बात कर रहा है, त्रिकीर्ण। त्रिकीर्ण का मतलब होता है कि जैसे राष्ट्रपति है या राज्यपाल है तो उनको अपने पद के दौरान जो संरक्षण प्रदान किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है, त्रिकीर्ण के अंतर्गत आता है। ठीक, या यूं कहें घर में जो दादा दादी हैं उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा। दादा दादी की स्थिति कौन सी होती है, राष्ट्रपति वाली, राज्यपाल वाली। उनकी मोहर लगनी जरूरी होती है हर एक काम पर, जब तक नहीं लगी तब तक प्रस्ताव पारित नहीं होगा। तो घर में कौन है, दादा दादी। तो दादा दादी के लिए त्रिकीर्ण मतलब विशेष उपबंध, या ये कहें कि उनके लिए कोई भी मतलब उनसे किस तरह से बात की जाएगी, पद पे रहते हुए जो राष्ट्रपति राज्यपाल है उनके खिलाफ कोई कानून कार्रवाई नहीं की जाएगी। किसमें, भाग 19
361 से लेकर 367 तक थी। उसके बाद भाग 20 संविधान में संशोधन। ठीक, अब जो पूरी प्रक्रिया हमने बनाई घर के लिए कि घर में कौन रहेगा, कौन किस तरह से घर का प्रशासन होगा, कौन जिम्मेदार रहेगा, तो जो एक छोटा सदस्य था घर में उसने कहा कि संविधान बन रहा है अभी, अब बाद में ऐसा होगा कई सारी चीजें और आएंगी, टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, तो क्या संविधान यही चलता रहेगा, क्या पुराने ढर्रे पे जिंदगी जी जाएगी? तो बोले नहीं, ऐसा नहीं, संविधान में संशोधन कर लेना। ठीक, तो उसके लिए क्या है भाग 20। यूं कहें कि संविधान बना था तो उस समय इंटरनेट वाली, मोबाइल फोन, टेलीविजन की व्यवस्था नहीं थी, तो जब भी नई व्यवस्थाएं आएंगी तो संविधान में क्या किया जाएगा, संशोधन, उन्हें जोड़ने के लिए। तो भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 बहुत ज्यादा ही क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक, 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध का मतलब है कि कुछ विशेष राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, इनके लिए अलग से जो दर्जा प्रदान किया गया है वो किसमें है, भाग 21 में, अस्थायी एवं संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध। अब भाग 22 में क्या है, संविधान का संक्षिप्त नाम, हिंदी में प्राकृतिक पाठ। ठीक, संविधान को जो लिखित संविधान था वो किसमें था, इंग्लिश भाषा में था। तो भाग 22 में कहा गया एक तो संविधान का संक्षिप्त नाम कि जो हमने पूरा अपने घर के लिए संविधान बनाया है इसका नाम क्या दिया जाएगा, तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उन्होंने बताया कि इसका नाम रहेगा भारत का संविधान। ठीक, उसके बाद बताया कि जो इंग्लिश में लिखा गया है इसका हिंदी में क्या कराया जाएगा, अनुवाद कराया जाएगा, तो वो किसमें, भाग 22 में। ठीक, दोबारा से एक बात देख लेना है कि भाग 1 से लेकर 4 तक आपको किसको याद रखना है, एक तो देश या घर में रहने वाले नागरिक, उनके अधिकार और उनके कर्तव्य। 5 से लेकर हम कहां तक जाएंगे, 10 तक। 5 से लेकर और 10 तक किसके बारे में बात कर रहा है, प्रशासन के बारे में। पहले किसके, पूरे देश के प्रशासन के, भाग 5 राज्यों के प्रशासन के, राज्य दो तरह के, पूर्ण राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। फिर राज्यों को भी छोटे भागों में पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समितियां। उसमें से एक चीज बच रही है जैसे अनुसूचित जनजाति, तो ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां ना तो इलेक्शन होता है, ना वो लोग बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं इलेक्शन वगैरह में, इसलिए अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए अलग से प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जाती है। संघ एवं राज्य के मध्य संबंध, दोनों आपस में टकराए नहीं, संघ और राज्य, इसके लिए क्या है, संघ एवं राज्य के मध्य संबंध। वित्त संपत्ति एवं संविधान, घर में 2 लोग हैं, एक को पैसा मिल गया तो क्या करने चला गया, भारत में व्यापार करने चला गया। संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 में है कि दोनों आपस में टकराए नहीं, इस तरह से व्यापार करना है, अलग अलग बिजनेस अलग अलग एरिया में करना है। उसके बाद अधिकरण बता दिया था कि जब भी कोई ऐसे विवाद वगैरह होते हैं जैसे 2 राज्यों के मध्य विवाद है, नदी जल विवाद है, उसके लिए क्या किया जाता है, अधिकरणों का गठन किया जाता है, इसमें रिटायर्ड जज शामिल किए जाते हैं। भाग 15 में निर्वाचन, 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, 17 में राजभाषा, 18 में आपात उपबंध, 19 में तृतीय संविधान संशोधन, 20 में 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध और 22 में संविधान का संक्षिप्त नाम एवं उसका हिंदी में अनुवाद। ठीक, 2-3 बार आपको वीडियो को देखना है और इसका जो पीडीएफ है पूरा बना हुआ आपको मिल जाएगा। जो भी मैं जितना भी पढ़ाऊंगा मैंने पहले ही बता दिया था, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाएंगे, सारे पीडीएफ आपको उपलब्ध रहेंगे। वैकेंसी आ गई है, तैयारी को जोर शोर से बनाए रखें और मेहनत करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।